बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो आज मौसम जो है वो शदीद गर्मी भी है। हवा तो चल रही है लेकिन उसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ ही आज हमारे शो में जो है वो गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। साथ ही जो है पहले अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, फिर बात का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी महर अली मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्किटेक्ट हैं और डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी माहिर इमरान नवाज हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच आसमा। आज हमसे आज इस चीज़ पे भी बात होगी। एक तो क्राइम के हवाले से बात करेंगे, इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बीट से रिलेटेड बात होगी, कोर्ट्स के हवाले से भी बात होगी, अदलिया के हवाले से भी बातचीत करेंगे। और साथ ही आज हम ये भी जानेंगे, जिस तरह रियल स्टेट के हवाले से थोड़ी सी बात होगी। सेकेंडली डेवलपर हैं तो किस तरह हम लोग जो है आज के दौर में, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। एक तो घर बनाना आज के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज इनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस हवाले से जान लेते हैं, अभी जो रियल स्टेट के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, जो सूरत हाल है मौजूदा, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच आसमा। आपने आज इस वक्त जो रियल स्टेट का सेक्टर चल रहा है, रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त शदीद बुरहान का शिकार है। आपको पता है जैसे मुल्की हालात इस वक्त, कारोबारी हालात शदीद जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो रियल स्टेट भी इस वक्त शदीद तरीन बुरहान का शिकार है। और सबका बजट में जो हमारे ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं और प्रॉपर्टी पर स्पेशली जो टैक्सेस लगाए गए हैं, तो उसकी वजह से इस वक्त फ़िलहाल तो हम बुरहान में चल रहे हैं और कारोबार की वो पोजीशंस नहीं है। बहुत बड़ा एक तबका है, जो लेबर क्लास तबका है, वो जॉबलेस हो गया है। तो ये हालात चल रहे हैं वैसे रियल स्टेट। सही। अच्छा, माहिर इमरान से भी जानते हैं। इमरान, इस टाइम जो है शहर में क्राइम की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब हम आए दिन देख रहे हैं कि चोरी डकैती के वाक़यात जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल आसमा सही कह रही हैं। कल ही मैं सोशल मीडिया देख रहा था और वहाँ पे आईजी साहब जो वेलफेयर के इकदाम कर रहे हैं, आईजी पंजाब, बड़े अच्छे इकदाम हैं। अब दौरान ड्यूटी शहीद होने वालों के लिए करोड़ों रुपए रख दिए गए हैं और साथ ही पुलिस की वेलफेयर के लिए छोटा भी आप सोशल मीडिया पे कोई क्लिप डालते हैं तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, राब्ते में भी होते हैं। कल भी उन्होंने जो वीमेन तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरे पंजाब की मीटिंग ली वीडियो कॉल पे, अच्छी काविशें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया की बात कर रहा था कि क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से कोई हिकमत अमली या कोई इस तरह के जामे प्लान मेरा ख्याल है मुल्तान पुलिस के साथ और पूरे पंजाब के पास इस वक्त जो है वो नहीं है। साफ़ियों से शुरू करते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 साफ़ियों के साथ जो डकैती की वारदातें हुई हैं, निजी चैनल्स के दोनों ये रिपोर्टर्स हैं अलग अलग, उनसे मोटरसाइकिलें, नकदी वगैरह भी छीन लिए। तो ये देखें कि मुल्तान में कितने साफ़ी होंगे, 50-100 मैक्सिमम। उन 100 साफ़ियों में भी हफ्ते में 2 के साथ होगी, तो आम शहरियों के साथ कितनी डकैती चोरी की वारदातें हो रही होंगी। मोटरसाइकिलों का पिछले दिनों से हम बार बार ये चला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। इस शो के तवस्सुल से भी आसमा मैं ये फिगर्स बताऊं, डेली की बुनियाद पर 20 मोटरसाइकिल आपके शहर मुल्तान से चोरी हो रही हैं। मोटरसाइकिल की कीमत देख लें 3 लाख तक पहुंच चुकी है। तो इस हवाले से कि 1 सेकंड में कोई आपके पास गन लेके आता है, रोकता है और मोटरसाइकिल और नकदी लेके चला जाता है। फिर देखें जो शख्स लूट रहा है उसके क्या फीलिंग्स होंगी, आगे उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा। अच्छा, अब तो लोग मज़ाहमत करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितनी महंगाई है और जितना लोगों के इस टाइम गुजारा करना मुश्किल हुआ है, अगर लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं तो लोगों ने तो वो भी छीनना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, फिर वो उस मज़ाहमत के चक्रों में हम ये देख रहे हैं कि फिर कत्ल के वाक़यात जो है वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, लोग इस चीज़ का फिर एहसास बिल्कुल भी नहीं करते कि अगले का कितना नुकसान बढ़ गए हैं। आसमा, अब मैं इस फिगर्स की भी बात करूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर 5 लोग, मिनिमम 5 लोग जो मज़ाहमत के
नतीजे में जो है वो आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में निश्तर में, जो किसी भी तरह की मुजम्मा अगर कोई ना भी दे ना, चाबी ना दे, हाँ। कोई रजिस्ट करे, जिसके पास ना हो उनको भी फायर, यानी एक वक्त होता था, बड़े भी बताते हैं, जिन लोगों से मराबता भी होता है, तो कहते थे एक वक्त होता था डकैत और चोर उनकी नोयत अलग होती थी, वो फायर उस वक्त जाके मारते थे जब उन्हें पता होता था अब वो फंस गए, अब वो उनका हाँ, बचना। लेकिन आजकल तो ये फैशन बन चुका है, पहले फायर मारते हैं, उसके बाद जो है ये उसके बाद मोटरसाइकिल छीनते हैं या कोई भी डकैती चोरी करते हैं। किसी भी घर में आप देख लें, कल बहाउद्दीन जकरिया के इलाके में घर में घुस के, थाना शीतलमाड़ी के इलाके में घर में घुस के उन्होंने पूरा जेवर और नकदी लूट ली है। यानी 4 लोग आते हैं, जत्था बनाते हैं, पिस्टल के आगे क्या चीज है। दूसरा अनफॉर्चुनेट, अब बदकिस्मती मैं ये कहूँगा कि मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा था, इतने अरबों रुपए खर्चा हो रहा है, अरबों रुपए हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगाए जा रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऐसा एक मंसूबा था जो इस वक्त तक कितने सालों से इल्तवा का शिकार है। अगर पूरे शहर में ये कैमरे लगा दिए जाते तो मेरा ख्याल में क्राइम आपका 90% उसको जो है वो पकड़ा जा सकता था, मुलजमान उन कैमरों के। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपका मंसूबा बिल्कुल कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इस वक्त ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट वीडा बस है, वहां पे तकरीबन 300 के लगभग कैमरे हैं। उन्हीं कैमरों की वजह से या जिन लोगों ने प्राइवेट अपने घरों दुकानों में लगाए हुए हैं उनके भी रिजल्ट आप देख लें। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है, इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो मंसूबा बनाया गया, बिल्डिंग भी इस वक्त मौजूद है लेकिन उससे फाल नहीं किया गया। शहर मुल्तान को जब तक कैमरे नहीं लगाए जाएंगे, आपने ही बताया था कि सिलाब में जो लोग माइग्रेट हुए। अच्छा, अभी भी कितने लोग जो हैं वो कई रूप धार के और जनाब वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं और इस तरह के वाकयात जो हैं वो फिर डकैती के, चोरी के, लोगों ने एक अजीब सा ही इस टाइम तमाशा बनाया है। यकीन करें सोसाइटीज बन गई हैं, हाँ। कोई पता नहीं कौन कहां से आया हुआ है, ऐसे ही है। कोई उनकी मॉनिटरिंग का कोई निजाम नहीं है। पिछले दिनों एक कॉल चली गुलगास्त के एरिया में कि भाई अफगानी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे गए, उन्होंने चेक किया, कोई बलोचिस्तान के थे, कोई ना उसका कोई रजिस्टर्ड था, ना किराया, बयान एल्फी, जो एक पूरा एक प्रोसेस होता है। तो एक्शन प्लान के तहत सर्च ऑपरेशन तो हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। जो भी मुल्तान में रेजिडेंट है किसी भी हवाले से, 1 महीने के लिए भी, 1 दिन के लिए भी आता है, तो मेरा ख्याल है उसको रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा यही है कि लोग आते हैं यहाँ डकैती चोरी करके चले जाते हैं। आप अपने एरिया में देखें कितने, आप कौन सा जानते हैं, पहले लोगों को पता होता था पूरे एरिया में वो उसका घर है, ये उसका घर है, एक दूसरे से शनासाई थी, कुछ पूछते थे तो बताते थे कि ये इस एक्टिविटी, इसका जो कंडक्ट है वो ऐसा है। लेकिन अब हमें अपने हमसायों का ही पता नहीं है, आबादी बढ़ गई है, कंट्रोल करने के हवाले से मौसर निज़ाम नहीं है, तो इसलिए ये क्राइम जो है बढ़ रहा है। कोई पॉलिसीज जो है वो सामने नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, आपसे जानेंगे अली, जिस तरह अभी बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। एक तो होता है कि आपने किस तरह प्लॉट जो है वो ख़रीदना है, फिर उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन करना है और उसके ऊपर घर बनाना है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो आप बातें कर रहे थे ना, इमरान भाई बात कर रहे थे, तो घर बनाना तो अब एक ख्वाब बन गया है, आम आदमी की तो पहुंच से बहुत दूर चलाई है। और जो ये क्राइम रेशो बढ़ने की वजह है, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात ये करूँगा कि इसकी वजह यही है कि बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी हमारे यहाँ इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि मैं अगर बात करूँ तो हमने अपनी कंपनी से कई लोगों को जॉबलेस कर दिया है। द रीज़न इज जिसके एक चीज़ जो पहले आज से साल पहले 100 रुपीज़ पर kg थी, अगर मैं स्टील की बात करूँ तो आज वो 350 रुपीज़ पर kg है। तो सीमेंट जो 500 का बैग था वो 1200 रुपये का बैग हो गया। इस सिचुएशन पे जाहिर बात है लोगों ने अपने चलते हुए काम बंद करा दिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद करा दी, तो बेरोजगारी फैली। बेरोजगारी फैलने की वजह से ये क्राइम रेशो बढ़ गई है। एक मजदूर आदमी वो कितने दिन घर बैठेगा, अपने बच्चों को कितने दिन भूखा रखेगा, कितने दिन वो सर्वाइव कर सकेगा। आखिर में या तो वो अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेगा या वो स्नैचिंग करेगा। अब जो आपने सवाल किया कि घर बनाने के हवाले से, तो घर बनाने के हवाले से बड़ा अच्छा एक हमारे यहाँ ट्रेंड था, जो बदकिस्मती से कह लें कि हमारे ही कुछ पुराने डेवलपर भाइयों ने इसको ख़राब किया और किस्तों पे प्लॉट मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट और कॉलोनीज़ को ख़राब किया। उसमें फिर कुछ महकमाना साइड से भी नैब की और दीगर तरफ से कुछ ज़्यादतियाँ हुई, जिस वजह से डेवलपर्स डिसहार्ट हुए। और इसको तो आप देख लें कि शहर में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें एक आम आदमी की अप्रोच में हो, जिसमें वो प्लॉट ले सके, मुनासिब रेट्स में ले सके और कर सके। अब अगर आ गई है तो इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ आ गई हैं कि जिसमें आम आदमी की जो अप्रोच में नहीं है।
ऐसे कि और अभी आप एक घर भी परचेज भी करने जाते हैं तो अब तो आप 1 करोड़ से ऊपर की बात ही करते हैं। 5 मरले का घर, 5 मरले का घर भी जो है वो 70 लाख का मिलता था तो अब 1.5 करोड़ में मैं बताऊं एक अच्छी जो चीज़ थी पिछले दौरे हुकूमत में पीटीआई की मैं बात करूंगा, मैं खुद भी जो है मुझे वो घर मिल रहा था, अपना घर स्कीम थी, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट था। चीज़ें सारी फाइनल हो गई, बदकिस्मती से हुकूमत चेंज हुई, वो सारी फाइलें वहीं पड़ी हैं, कर्जा भी अप्रूव हो गया। हाँ, बिल्कुल। इस तरह की स्कीमें जब तक हुकूमत नहीं लाएगी ना तो हर बंदा आप घर नहीं बना सकता, ना आप बना सकते ना कोई और बना सकता। और घर बनाने से ज्यादा जो मेरा ख्याल है ना, अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो देनी है तो वो हाई राइज पे दें। हम बजाय वर्टिकल पे जाने के हाई राइज पे अगर जाएंगे तो वो ज्यादा इजी है, जैसे अपना तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होता है और पाकिस्तान के भी बड़े शहरों में, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में बड़ा एक अच्छा ट्रेंड है फ्लैट्स का, अपार्टमेंट्स का। अभी मुल्तान में वो डेवलप नहीं हो पा रहा। हम अपनी कंपनी के एंड से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बंदा अगर 5 मरले का घर 1.5 करोड़ का नहीं ले सकता तो 5 मरले में 3 यूनिट्स बना के दिए जाएं और अगर 50-50 लाख के दिए जाए तो वो एक अप्रोचेबल आ जाएगा, जो बंदा रेंट भर रहा है कम से कम वो उससे निकल आएगा। ये इस तरह का ट्रेंड, लेकिन उसको गवर्नमेंट अभी उसको वो नहीं कर रही, हमारी हौसला अफजाई नहीं कर रही। अच्छा, क्योंकि यहाँ मुल्तान को अभी मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में आते हुए। हम कराची और इस्लामाबाद करें, इस्लामाबाद और इस साइड पे लाहौर में, वहाँ पर तो ये काफ़ी ट्रेंड अब इन हो चुका हुआ है, लोग इसमें कंफर्टेबल भी फील करते हैं। अच्छा, मैं मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहिरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, अगर आपको मुल्तान शहर के मौसम का अहवाल सुनाएं तो आज मुल्तान का मौसम खासा खुशगवार है। सुबह से ही ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो शदीद गर्मी और हबस का मौसम था गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से, वो काफ़ी हद तक शहरियों को उससे निजात मिल चुकी है। गुज़िश्ता रात से ही तेज़ और ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो जारी था वो सुबह तक बरकरार है, जबकि धूप की शिद्दत भी काफ़ी हद तक कम है। आसमान पर जो है वो हल्के बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार महसूस हो रहा है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन दिन भर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 65% रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सुहिरा तारिक आपका। अच्छा, जिस तरह अभी हम हाई कोर्ट के हवाले से भी बात कर लें और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो इस टाइम कितने हैं और ये कैसे हल होंगे, क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो अभी ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है आसमा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो मौजूद हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश काविश की है। पहले जो हाई कोर्ट की बात करूँ 50,000 प्लस जो केसेस थे वो हाई कोर्ट में थे, लेकिन अब वो 35,000 यानी 15,000 की जो है वो उसमें निपटाए गए हैं। हर साल 50,000 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा होते थे जो पड़े होते थे। नए दायर ज़्यादा हो रहे हैं, हल कम हो रहे हैं, कुछ वजूहात भी हैं। हाई कोर्ट की बात करूं तो 35,000 हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान में 50,000 से जो ऊपर है इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं। वजूहात ये हैं कि हमारे हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर जो है वो 60 जजेस की अप्रूवल है, सेंक्शन है कि आप 60 जजेस काम करेंगे पूरे पंजाब में। इस वक्त 40 जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, 20 जजेस हैं ही नहीं, यानी उनकी तकर्री नहीं है। जब भी तकर्री करने लगते हैं तो फिर पॉलिटिकल इश्यूज और बाकी ये कुछ चीज़ों की वजह से ना 20 जजों की सेंक्शन है। हर जज के पास 200 केसेस लगे होते हैं डेली की बुनियाद पर। अगर वो 20 जज आ जाएं तो देख लें कि ये 4,000 केसेस रोज़ाना निपटाए जा सकते हैं या उनको सुना जा सकता है। तो एक तो हमें जजेस की तादाद जो है वो पूरी की जानी चाहिए। इतने अरसे से जो है वो जज नहीं अपॉइंटमेंट हो रही उनकी। दूसरा मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमारे पास यहाँ आसमा मजमूई तौर पर 150 के लगभग जो सैंक्शन है। 80 जजेस यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं और बैठने की जगह ही नहीं है। आप खुद आपने कचहरी में आपका विजिट हुआ होगा या बाहर से गुजरी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि कितना अंदर जो हजूम है। पार्किंग से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अब बिल्डिंग बन रही है, 3 साल का प्रोजेक्ट है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि 3 साल बाद जो है जब पूरी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, क्योंकि इस वक्त कमरे ही नहीं हैं। जजेस छोटे छोटे बस क्लर्कों के कमरों में बैठ के काम कर रहे हैं। जब तक
वो एटमॉस्फेयर नहीं होगा। एक तो हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो नया एक पॉलिसी, जुडिशल पॉलिसी 2019 में इन्होंने एक बनाई थी, उसमें ड्यूरेशन रख दिया गया था कि एक केस, चेक का केस है, उसको कितने अरसे में, बेल कितने महीने में उसका फैसला होना चाहिए, उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। किसी को फंसाना है, आप एक दरख्वास्त दे देते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि भाई ना कब्जा, आप किराए पे मकान लेते हैं, कह देते हैं मैंने पैसे दे दिए थे, ना कोई आपके पास प्रूफ है ना कोई चीज़, और वही दरख्वास्त चलती रहती है, आप उसमें बैठे रहते हैं। मालिक आखिर हाथ जोड़ के वो या तो बेच जाता है या दंगा फसाद, लड़ाई और एक दूसरे को मार कुटाई, ये सिलसिला होता है। इस निज़ाम को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, एक दूसरे के हकूक़ जो है वो नहीं हम फराहम किए जा सकते इस कानून के तहत। जुडिशल पॉलिसी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हर केस का जो नोयत है, इस्तक़रार हक़ है, आपने कोई गाड़ी ली है, उस गाड़ी को कितने अरसे में उसका अगर कोई मैटर स्टे पहुंच जाता है, स्टे कितने अरसे में डिसाइड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कानून में, लेकिन अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा, जिस वजह से ये आप सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते जाते आपकी औलाद आके उन केसेस को लड़ रही होती है। ये निज़ाम जब तक हमारा सही नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कानून इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही ए10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी लॉयर्स के हवाले से भी हम देखें तो उनको भी काफ़ी मसाइल का सामना रहता है। इस हवाले से क्या चल रहा है इस टाइम, उनकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं इमरान? देखें, लॉयर्स जो हैं उनकी डिमांड भी रही है कि एक बहुत बड़ा, अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो 1 लाख से जो जायद वकला हैं। अगर मुल्तान की बात करें तो 15,000 के करीब हाई कोर्ट के हैं, 7,000 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे लिए जो कोई सहूलियात नहीं है। सहूलियात से मुराद ये है कि पहले वो अब रजिस्ट्री का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया। ये कहते हैं जब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही हो लीगल, तो उसमें वकील का होना जो है वो लाजमी करा दिया जाए। एक उसका फ़ायदा ये होता है, आसमान देखें, हम जब हम कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी ऐसे बंदे से हम करा रहे होते हैं या खुद एक पढ़ा लिखा कर रहा होता है शरायत, उनको पता नहीं होता कि कानूनी तकाजे उसके क्या हैं। बाद में वही केसेस होते हैं जो साल साल जो है वो चल रहे होते हैं। तो वकला की एक डिमांड हमेशा रही है कि वो कहते हैं कि इन चीज़ों, जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो उसमें वकील का होना जो है वो ज़रूरी, उसकी गवर्नमेंट कोई फ़ीस तय कर दे कि इतनी % इनको दे दें, और उससे ये होगा कि लिटिगेशन जो ऐसे मुआहदे होते हैं जो मैं कहता हूं कि दुरुस्त तरीके से वो तय ही नहीं होते, तो वकील के उसमें शामिल होने से वो मुआहदा ठीक हो जाएगा और आगे लिटिगेशन ज़्यादा नहीं चल सकती। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं वकला तो सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में रहते हैं, उनके लिए वेलफेयर के इकदाम होने चाहिए। उस हवाले से अभी पंजाब बार ने जो है वो एक सिस्टम किया तो हुआ है कि आप उसके पंजाब बार में जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, तो फिर डेथ या मजदूरी की सूरत में कुछ पैसे जो है आपको वो मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हर माहाना जो है वो कुछ फ़ीस होती है, सालाना वो देनी होती है, जो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो वकला के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। आए रोज़ वो कह भी रहे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है काम करते रहते हैं, लेकिन हमें उनका रिवार्ड जो है वो नहीं मिलता उस तरह से। प्रैक्टिस की हम बात करें तो वो यहाँ पे भी जिन लोगों की प्रैक्टिस चल गई है वो तो मज़े में है, जिनकी नहीं चली वो मैं समझता हूँ जिस तरह गुजर बसर हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। लीगल एडवाइजरियों की बात करें, आपके बहुत से महकमे हैं, एक वकील के पास 20-20 महकमों की लीगल एडवाइजरी हैं, दूसरी तरफ एक वकील के पास कुछ भी नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि हर वकील को सिर्फ 2 लीगल एडवाइजरियाँ महकमों की दी जाएँ। इस तरह बाकी जितने भी इदारे हैं, प्राइवेट फार्म्स हैं, उनको लाजमी करार दिया जाना चाहिए कि कोई वकील वो अपने साथ अटैच रखें, जिनको महाना जो जितनी भी उनकी वो परसेंटेज के हिसाब से 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार जितनी वो खिदमात दे रहा होगा उतनी उस वकील। इस तरह वकला की भी अच्छी जो घर का गुजर बसर हो सकता है, और साथ उन इदारों जिनके साथ अटैच होंगे उनके लीगल मामलात भी देखे जा सकते हैं। तो वकला हमेशा ये डिमांड करते हैं वेलफेयर के इकदाम। हुकूमत से भी वो कह रहे हैं, अभी साफ़ियों के लिए 40 लाख के दौरान ड्यूटी, अगर कोई शहीद हो जाता है, कोई फौत हो जाता है तो 40 लाख। तो वकला ने भी इस दौरान मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि
दौरान ड्यूटी फौत होने की सूरत में वकील को भी जो है वो होना चाहिए। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही आपसे जानेंगे अली, अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा, क्योंकि आपके चैरिटी हॉस्पिटल भी आप उसको लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल जितने भी यहाँ पर हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन हम थोड़ा गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल्स के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो सेहत के शोबे में जो है वो हमारी साबका हुकूमत का, पीटीआई गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा फोकस था हेल्थ कार्ड के हवाले से। तो अभी बाय गुड लक के अभी जो पंजाब में इंटरम गवर्नमेंट है, तो इस पर मौजूदा वज़ीर आला का भी बड़ा अच्छा फोकस है। मुल्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स लिए हैं। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बड़े अरसे से उसकी एक्सटेंशन जो है वो बड़ी स्लो जा रही थी, अब बड़ी रैपिडली हो रही है। और अभी जब भी सीएम आते हैं पंजाब मुल्तान में तो वो हॉस्पिटल्स का विजिट करते हैं। और अभी जो मुल्तान में स्पेशली एक जो काम हो रहा है वो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि जो निश्तर 2 एक प्रोजेक्ट जो होशियाबाद रोड पे हो रहा है, बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, और उसकी भी आजकल कंस्ट्रक्शन जो है बड़ी रैपिडली चल रही है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मामला बड़े अच्छे रैपिडली चल रहे हैं। और हॉस्पिटल के जो स्पेशली काम हो रहा है वो विद इन कुछ 3 to 4 मंथ हॉस्पिटल प्रॉपर ऑन हो जाएगा, और इस वक्त उसकी ओपीडी ऑन हो चुकी है। तो बाकी ओवरऑल जो इस वक्त हमारा निश्तर 1 चल रहा है उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान में एक कल्चर है, करप्शन कल्चर, उसको जब तक नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हमारे इदारे स्टेबल नहीं हो सकेंगे। लेकिन यह है कि बहरहाल इदारों में इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन सेहत कार्ड के हवाले से अभी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बंद की हैं उस पर, तो उसकी वजह से हमारे जो चैरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और कुछ चीज़ें जो चल रही हैं तो उसकी वजह से अवेयरनेस भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमारे पास एक्सपेंस नहीं है ट्रीटमेंट कराने को, तो मैं कहता हूँ भाई अपने आईडी कार्ड पे कराएं। वो कहते हैं वो कैसे होगा, ये वाली अवेयरनेस भी नहीं है। आपका गवर्नमेंट उसको अवेयर कर अवेयरनेस की आसमा में। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं इमरान, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अवेयरनेस की बात जो आप कर रही हैं, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे निश्तर अस्पताल में एक रहने के लिए जो रहायश गाह बनाई है, जो मरीज आ रहते हैं उनके जो वर्सा होते हैं उनके लिए यहाँ पे बनाई गई है बिल्डिंग, और मौजूदा वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने आगे इसके इफ्तिताह भी किया था। तो मैं समझता हूँ इतना ज़बरदस्त है। लेकिन 3 दिन मैं उधर रहा हूँ निश्तर में, लोग अभी भी वार्ड के सामने जो है सोए पड़े होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई वहाँ पे उनके लिए जो रहायशगाह बनाई गई है, जिसका मरीज़ है पीछे 10 लोग जो साथ होते हैं, 2 होते हैं, 3 लोग होते हैं, वो मरीज़ किसी वार्ड में 1 महीना रहता है 15, तो वो बाहर फुटपाथ पे सोए हुए नज़र आते हैं। निश्तर इंतज़ामिया को चाहिए, देखिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट। अच्छा फिर क्या हुआ, जब मैं रात को भी मैं वहीं पर था, वहाँ मेरे कज़न एडमिट थे, तो दिन में भी मैं वहाँ पे चक्कर लगा रहा था। लोग, ख़वातीन, बच्चियाँ, बाहरी जो किसी मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट होते हैं 3-3, 4-4 वो बाहर सोए होते हैं। लेकिन वो पूरा जो एक कम्प्लेक्स बनाया गया है उनके रहने के लिए, वो सराय जो है वो खाली पड़ा है। यानी उनको निश्तर इंतजामिया, इतना ही वार्ड वाले भी जब वो एडमिट करते हैं किसी वार्ड में, तो वो कह दें कि अगर इसके साथ जो इसके वर्सा हैं, जो लवाकिन हैं, जो लोग साथ अटेंडेंट हैं, वो वहाँ उनके रहने के लिए अच्छी जगह बनाई गई है। लेकिन पता ही नहीं है लोगों को। उसमें इमरान भाई इशू ये है ना, जैसे अब हमारे यहाँ ना असल में पाकिस्तान में एक और इशू भी है कि मैंने तो ये देखा है कि स्पेशली पाकिस्तान में गरीब आदमी ही गरीब आदमी का दुश्मन है। आप देखें ना, अगर कोई एक खाता पीता बंदा होगा उसके पास कोई एक गरीब आदमी आएगा या फकीर आएगा ना, तो उसको वो अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा ना, वो उसको गालियाँ भी देगा, धक्के भी देगा और गैर मुनासिब नहीं देगा। यही निश्तर हॉस्पिटल के जो गार्ड्स हैं ना, अगर वही ही सिर्फ इंसानियत को थोड़ा सा सोच ले और लोगों को गाइड करना शुरू कर दे, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैं खुद पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक किसी को मिलने गया हुआ था तबादारी के लिए निश्तर, तो गार्ड का रवैया ऐसा था जैसे एमएस का भी नहीं था मेरे ख्याल में, हालांकि मैं एमएस साहब ऑफिस पे बैठ के अच्छा भाई, हमारे यहाँ वही बात आ जाती है, रवैयों को बेहतर करने की जरूरत है। जो आजकल हम देखते हैं ना, लोगों के रवैये बहुत ज़्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। अच्छा, फिर स्पेशली हॉस्पिटल्स के हवाले से हम बात करें तो आपको वहाँ पर यही, क्योंकि एक तो निश्तर हमारा एक ऐसा है, यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, फिर मरीज़ों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के वहाँ का जो अमला है उनका रवैया वाकई आपके सामने बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाता है। और समटाइम तो आप हैरान होते हैं कि यार आप एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो मतलब ये हर गवर्नमेंट अक्सर एहसान ही कर रहे हैं। हाँ,
तो मतलब डॉक्टर्स हो गए उनका रवैया डिफरेंट, आपका जो अमला है उनका डिफरेंट, और बगैर सिफारिश के तो फिर काम ही नहीं है। निश्तर के बाद ना मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो डेली हम 1000 प्लस लोगों को मेडिकल के हवाले से फैसिलिटेट करते हैं। तो जो हमारा स्टाफ है हम उनको ये कहते हैं कि बेटा ये हम आपको सैलरी पूरी दे रहे हैं, आपके पास जो ये पेशेंट आ रहा है अगर वो डिजर्विंग कैटेगरी में आ रहा है तो आपका ये कंसर्न नहीं है, आपको तो हम सैलरी पूरी दे रहे हैं, आप क्यों उसको इस तरह एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है रवैयों को सीखना। मैं खुद मैं दौरान ड्यूटी एक गुजर रहा था तो बाहर एक बच्ची को जो है वो लिटाया हुआ था उन्होंने, तो मैं जब पूछा मैंने, उन्होंने कहा जगह नहीं है और उन्होंने भेज दिया, और वो लगी हुई थी उसके उनको ड्रिप साथ लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा ओ मैं ले चलता हूँ, मैं साथ मैंने उनको लिया और अंदर जब जाने लगा तो गार्ड ने रोक लिया, अब कहाँ लेके जा रहे। मैंने कहा एमएससी ये बाहर रोड पे बैठे हैं, वहाँ पे कलामी हुई, उन्होंने मोबाइल भी छीना, धक्के भी मुझे दिए, और वहाँ मेरा कैमरामैन बड़ा एक्टिव वो बाहर खड़ा था, वो गेट से ही बना रहा था, तो उन्होंने इतना जद्दोकोब की और मुझे अंदर जाके बांध दिया, मैं ऑफिस में कर दिया। कैमरामैन ने कॉल की, बाद में चीज़ें हुई सामने। फिर डीसी साहब भी मौके पे पहुंचे थे और एमएस साहब भी फिर एक्सक्यूज करने लग गए, ये वो सारा कुछ शर्ट शूट भी उन्होंने मेरी फाड़ दी। अब देखें कि एक तो ये हालात है कि अगर उससे 3 बाद इंक्वायरी हुई, 3 लोग मुअत्तल हो गए, उसके बाद कोई पता नहीं है। दोबारा अब जब भी जाते हैं वो वहीं पे ड्यूटी पे खड़े हैं जिन्होंने वो किया था। तो ये बदमाश और गुंडे बने हुए हैं, जिस तरह अली भाई बता रहे हैं ना, इनकी तरबियत जो है वो जरूरी है। अच्छा प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आप अगर इनके खिलाफ कोई भी शिकायत होती है, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट इंटरेक्शन जो है वो इन्हीं लोगों से हो रहा होता है किसी भी मरीज का, और मरीज परेशान होते हैं। यकीन करें इतना बुरा बिहेवियर इन लोगों का, मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ ना। तो इसलिए हर बंदे के आए रोज हम देख रहे हैं लड़ाई झगड़े, और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई अवाम आगे से मजामत करे तो फिर आप उन पे एफआईआर भी होती है, और बाद में वो चीजें बाहर निकलती हैं जो लोग खुद खा रहे हैं उनका पता ही नहीं है। अच्छा, इस हवाले से फिर साथ साथ हम अभी जो देख रहे हैं वो आवाम को ट्रैफिक के हवाले से भी बहुत मसाइल हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इस पे तो बहुत किया जा रहा है कि जी ट्रैफिक में जो हादसात होते हैं उनमें कमी लाई जा सके, मतलब उस हवाले से जो है सेफ्टी के हवाले से इकदाम भी किए जा रहे थे। हेलमेट का इस्तेमाल है, डिफरेंट आप जो हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ ये भी थोड़ा मसला है, ट्रैफिक के हवाले से भी हमारी आगाही बड़ी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जब ट्रैफिक का कोई भी इस तरह का मसला हो जाए, वहाँ पर एम्बुलेंस को भी इवन जो है वो जगह नहीं दी जाती, और ये बड़े अफसोस की बात है कि लोगों का इस हवाले से रवैया जो है वो बहुत ही फजूल है। मतलब इतना जल्दी इंसान को होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि किस बात की जल्दी है। थोड़े 5 मिनट 10 मिनट बाद आप लेट हो भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं, बड़ी अहम बात। लेकिन मैंने ये खुद अभी देखा कुछ दिनों पहले कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, हम देखते हैं मुल्तान में बहुत ज़्यादा अब ट्रैफिक के मसाइल हैं, क्योंकि रोड उस तरीके से खुले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोग दरमियान में भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। मैं तो ये हैरान हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कल आपके स्टूडियो के सामने एक बैंक में आया हुआ था, तो मैं जब गाड़ी से बाहर आया वापसी गाड़ी ले रहे तो मेरी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी। अब मैं शदीद धूप में 3 बैंक है, मैं वहाँ बंदा ढूंढ रहा हूँ कि कौन है जो मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा गई है। तो एक तो रवैयों की, दूसरी बात यह कि मैंने जब भी मैं बाहर गया हूँ पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान को मैंने देखा तो हम नेशनलाइज नहीं है। अच्छा, हम लोग, आप जैसे डेवलपर हैं, आप प्लाजा वगैरह बनाते हैं कुछ भी इस तरह की, तो जाहिर सी बात है आपके पार्किंग के हमारे यहाँ पर बहुत इशू है। लॉ है, तो मैं उसको बताता हूँ, सॉरी टू कट, आपके सवाल समझ गया हूँ। 1000 SFT पे एक गाड़ी, अब 1000 SFT पे एक गाड़ी है, जबकि 500 फुट की एक दुकान होती है या 250 फुट की एक दुकान थी, 4 दुकानों पे एक गाड़ी। 4 दुकान जो शॉपकीपर आते हैं उनकी अपनी 4 गाड़ियां होती हैं, वो तो क्लोज हो गई पार्किंग। गवर्नमेंट का बाई लॉ तो हम पूरा कर देते हैं, बल्कि हम थोड़ी सी स्पेस फालतू भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी नहीं होती पार्किंग। द रीजन इज दिस कि हम नेशनलाइज नहीं है, हमने प्लानिंग ही नहीं की। हमारी प्लानिंग होती है, हम पार्किंग प्लाजाज बनाते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ भी ये सिचुएशंस हैं, जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिटीज हैं वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने पार्किंग प्लाजाज बना दिए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लोग नेशनलाइज हैं, वो और गाड़ी लगाते हैं बड़ी सोच समझ के लगाते हैं, तरतीब, ताकि दूसरे को तकलीफ भी ना हो। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
अच्छा, जिस तरह बात हो रही थी पार्किंग के हवाले से, हमारे यहाँ तो कचहरी के पार्किंग के इश्यूज भी बहुत सारे हैं। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि आपकी दरमियान में गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, लॉयर्स की भी होती हैं, जो साइलिन आए हुए होते हैं उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। तो अभी तक तो उन चीज़ों से भी हम नहीं निकल पा रहे हैं। और बाकी ये कि वहाँ पर भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी चोरी की वारदातें जो हैं वो आपको होती हुई दिखाई देंगी। किसी का बाइक चोरी हो गया या किसी की गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। हर जगह पे मैं कहता हूँ, इस तरह मैं बैठा था, आसमा अभी बता रहा था 3 दिन मेरे वहाँ गुजरे, तो वहाँ पे वो डीएमएस ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए आए हुए थे कि वो कहते हैं मैं खानेवाल से आया हूँ, मेरी बीवी एडमिट है और बैटरी गाड़ी से निकाल ली है किसी ने लॉक तोड़ के। अब ये हालात हैं, वो कहता है मैं कैसे वापस जाऊँ, मैं तो बड़ा, मेरे पास तो उसके इलाज के लिए भी मैं वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ। तो हर जगह पे ये है, पार्किंग प्लाजों में चोरी मोटरसाइकिलें हो रही हैं। आप निश्तर थाना, इधर कैंट थाने में चले जाएं, आपके कार्डियोलॉजी और निश्तर अस्पताल की इतनी मोटरसाइकिलें हैं जो लोगों की जो चोरी हुई हैं। फिर क्या है, जब किसी की 3 लाख की चोरी हो जाती है, उसे 80,000 50,000 दे के वो जान छुड़वाते हैं, कहते हैं कि भाई हम क्या करें। यानी कि दौरान, अच्छा पिछले दिनों पकड़े भी गए थे जो लोग नंबर दूसरा लगाते थे ऊपर और वो अच्छा, आज मैं सुबह देख रही थी किसी की बाइक पे उन्होंने ट्रैकर के जरिए अपनी खुद ही बाइक जो है वो बरामद कर ली, उसके वो पार्ट्स वगैरह कुछ जो है वो। अच्छा, ये खुद अपनी मतलब आपके तहत खुद उन लोगों ने अब ट्रैकर जो है वो अब यूज करना शुरू कर दिया। 3 लाख की जब बाइक होगी तो वो ट्रैकर जरूर लगाएंगे ना। एक एक्चुअली ना वो महकमे हमारे कुछ ना कुछ काम तो कर रहे होते हैं। हमारी हॉस्पिटल से बाहर से ना काफी ज्यादा बाइक चोरी हो रही थी, तो थाना शाहरुख नाम के जो है ना उन्होंने ये इसको प्लान किया कि भाई बहुत ज़्यादा डेली एक मोटरसाइकिल वारदात हो रही थी, तो उन्होंने फिर खुद ही अपनी एक बाइक खड़ी की ट्रैकर लगा के, नई बाइक। वो फिर जैसे ही वो, अच्छा वो उसके बावजूद भी चोरी हो, वो चोरी ना करे, कोई और चोरी कर जाए। चोरों को भी पता था कि यार ये पुलिस की बाइक है गाले बार। फिर बार उन्होंने दोबारा अभी टेक्निक्स लगा के अभी लोगों ने जो है वो नए हथकंडे और नए टेक्निक्स चोरों ने भी वो सीख ली हैं कि किस तरीके से गाड़ी, क्योंकि ट्रैकर लगा भी वो फौरन खत्म कर सकते हैं। कोई ऐसी डिवाइस लगाते हैं ट्रैकर काम करने छोड़ जाता है। मतलब अब ये मतलब जिस तरह वो कहते हैं जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में कि आपने किस तरह अपनी चीजों को सेव करना है, तो चोरों ने भी जो है वो ये जिस तरह बता रहे हैं ना, चोरों को पता है जब कोई बंदा गाड़ी खड़ी करता है और चला जाता है तो उस वक्त की रैकी होती है ये कि ये नया बंदा आया, ये अभी सामने गया, 2 लोग होते हैं, एक उसके पीछे चल पड़ता है, एक अपना काम कर लेते हैं। इस तरह की प्लानिंग जब चोर पकड़े जाते हैं, हमने तो काफी इंटरव्यू अच्छा, बोसन रोड पे ना अब चोरी के वारदातें जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि हॉस्टल है, वो डकैती की वारदातें हैं, डकैती की प्राइवेट हॉस्टल है। मैंने पहले भी बात की, बाहर से स्टूडेंट्स ये लोग ऐसे आए पड़े हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो करके निकल जाते हैं। तो ये फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा जब तक नहीं होगा फाल, तब तक ये चोरी डकैती की वारदातें रोकना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पुलिस इस हवाले से जो है, क्योंकि पुलिस का भी थोड़ा सा रवैया इसमें मेरे ख्याल में ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है कि जब भी पुलिस को कॉल की गई है, पुलिस कभी भी मौके पे जो है वो आपको 2-2.5 घंटे बाद है। हाँ, 2-2.5 घंटे भी भूल जाए इससे भी बाद में। समटाइम तो ये होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा जी आते हैं, सब्र करें, मतलब अगले के साथ एक हादसा हुआ है और आगे से हमारे यहाँ जो कमी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सब्जी मंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी। सब्जी मंडी में अपना सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम है, गंदा पानी आया हुआ है और कई साल से है। काइंडली जरा इसको जरा मेहरबानी का हाईलाइट करें, आपकी बात तो सुनी जाती है, हमारी तो कोई नहीं सुनता। चले जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे इसके ऊपर जो है हमारी कवरेज रहती है हमेशा, हमारे इस हवाले से सब्जी मंडी के हवाले से, गला मंडी में भी, मतलब इसके हवाले से हमारी स्टोरीज भी होती हैं। और सेवरेज का तो इस टाइम जो इशू है वो तो पूरा मुल्तान ही इस टाइम उसका शिकार है और साफ पानी आपको पीने का मुयसर नहीं है। और फिर जो इस टाइम हम सब्जी मंडी की सूरत हाल देखते हैं, वाकई आपको जो है ना वहाँ के सफाई के नाकिस इंतजाम दिखाई देते हैं और वहाँ पर जो आपके लोग हैं उनकी भी समझ नहीं आती। वैसे चेक एंड बैलेंस जो है हमारे यहाँ बस खास मौकों पे जो है ना, खास मौकों पे सफाई के हवाले से एक दफा किसी सेक्रेटरी ने दौरा करना हो, किसी अहम सियासी शख्सियत ने वहाँ पर दौरा करना हो, तो वहाँ आपको देखेंगे आपको मिनटों में सफाई भी नजर आएगी, हर चीज़ आपकी नीट एंड क्लीन होगी। लेकिन अगर हम आम रूटीन की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है इस तरह के मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो हमारी वैसे हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के मामलात हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है। ऐसे ही है इमरान? बिल्कुल सही कह रही हैं।
अच्छा, आप जिस तरह थोड़े से प्लॉट के हवाले से भी आजकल हम देखते हैं फ्रॉड का बहुत ज्यादा यहाँ पर है, लोग कॉलोनीज के नाम पे फ्रॉड करते हैं, लोगों का पैसा खा जाते हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये ट्रेंड तकरीबन अब काफी बेहतर हो गया, रुक गया। अब जो है ना, अब जो हमारे पुराने डेवलपर्स थे मुल्तान के, वो सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, या वो आपने तो सफा हस्ती से मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं पुराने नाम तो नहीं ले सकता ना यहाँ इस वक्त, लेकिन पुराने नाम जितने भी हैं वो सब हट गए हैं। उसकी वजह ये है जो 2018 में जब ना नैब एक्टिव हुआ, उसने पर्चे भी हुए लोगों के ऊपर, और अच्छे खासे लोग अरेस्ट भी हुए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्यूरिंग अरेस्ट जिनकी डेथ हो गई, वो क्योंकि उन्होंने पैसे इतने कमाए हुए थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम इतनी बुरी तरह भी फंसेंगे। तो अब लोगों को ना एक सबक तो मिल चुका है। अभी भी बहुत सारे मुल्तान के पुराने ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के पैसे इकट्ठे किए हुए थे और नाम निहाद कॉलोनीज बनाई थी, डेवलप नहीं थी, अभी भी जेल में है इस वक्त भी। तो अब ये ट्रेंड खत्म हो गया। अब ये हुआ कि ना मुल्तान में जो है ना कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आने की वजह से ना, बड़े प्रोजेक्ट मीन के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आने की वजह से अब लोगों में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अब अगर आपने भी प्लॉट लेना होगा तो आप कहेंगे कि मुझे डीएच जैसे उसमें जो है ना अपना प्लॉट चाहिए एनवायरमेंट में, तो हर कोई अफोर्ड नहीं ना कर सकता। हर कोई नहीं वहां पे जा सकता। और वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त मुल्तान में सस्ते तरीन जो प्लॉट्स हैं वो डीएचए में। ये तो अब आप कह रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट का नहीं है ना सिलसिला उनका। भाईजान आप फाइल लो, पूरी पैसे दो, पूरे पैसे हाँ वो ठीक है, लेकिन मुल्तान के आप किसी भी एरिया में इस वक्त अगर प्लॉट लेने जाए तो 7-8 लाख 10 लाख रुपए मरला है, लेकिन वहाँ अभी भी 3-4 लाख रुपए मरले में आपको मिल रहा है अगर आप कैलकुलेट। वो नकदों पे मिल रहा है ना, फिर आप वो अब मजबूरी नहीं समझ रहे, 20-30 हजार मारना वाली मजबूरी एक सोसाइटी को डिस्कस नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है चीजें आज के दौर में जितनी महंगाई है, हम वही बात करते हैं कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है एक प्लॉट खरीदना भी, और फिर प्लॉट खरीदना और फिर उसके ऊपर घर तामीर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, लोग बने बनाए घरों की तरफ तो जाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि उनका जो घर बनाया जाता है उससे आपको थोड़ा वो मार्जिन ज़्यादा ही रखते हैं अपने प्रॉफिट का। लेकिन हर बंदे ने प्रॉफिट रखना होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो भी डेवलप करने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्म का तो यही तरीका है, जो भी डेवलप करने वाला वो प्रॉफिट ले, उसका हक बनता है, लेकिन वो अच्छी कंस्ट्रक्शन करके दे। लेकिन इतना प्रॉफिट मत ले, नहीं अच्छी कंस्ट्रक्शन। जब आप वैसे ही जो इस वक्त चीजों के रेट्स बढ़ गए हैं ना, एक साल में जब हम घर तैयार करते हैं तो जिस चीज स्टार्ट में जिस रेट पे चीज ली होती है, प्लॉट लिया होता है, जब सेल कर रहे होते हैं वो इस रेट से पहुंच चुकी होती है कि वैसे ही वहां से अच्छा मार्जिन मिल रहा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे फॉरेन घर जो तामीर किए जाते हैं, फॉरेन तो आपको देखने में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, पर आप जब वक्त आप वहाँ पे रिहाइश रखते हैं तो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है कि वो मटेरियल आप कितना उन्होंने नाके से इस्तेमाल किया हुआ होता है, और कुछ टाइम बाद ही वो घर जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, या कुछ ना कुछ इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जिसमें आप दुगनी प्रॉब्लम में जो है, जिसको कोई काम नहीं आता ना वो हमारी फील्ड में आ जाता है। हम उनको कहते हैं हाथ साथी प्रॉपर्टी डीलर आ जाते हैं, या हाथ साथी वो अब तो जगह जगह आप देखें, यहाँ पर हम देखते हैं मुल्तान में एक टाइम होता था कि बहुत कम लोग प्रॉपर्टी के ऑफिस बनाए हुए थे, तो आपको जगह जगह जो है आपको बड़े शानदार किस्म के ऑफिस नजर आएंगे, जिसमें शानदार ऑफिस में जो डेवलपर काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो आम प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं, या वो था कि पहले एक बंदा छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर था, बाय चांस फारिग था, कोई काम नहीं था, टेबल कुर्सी रखे डीलर बन गया, बाय गुड लक उसको 2-4 पैसे उसने कमा लिए, फिर उसने घर अब जब उसने बनाना शुरू किया ना, उसने बिल्कुल उसकी मटेरियल क्वालिटी इतनी लो लगाई कि जो अच्छा काम करने वाले हैं वो भी साथ खराब हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। को मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैसेज आज मतलब जो हमारी जनरल डिस्कशन हुई है तो उसमें यही है कि अपने रवैयों के हवाले से हमें चाहिए कि हम एज अ कौम नेशनलाइज हो जाए। जिस वक्त जब तक हम नेशनलाइज नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। हम जितना मर्जी महकमों को या जिसको मर्जी पीटते रहें, जब तक हम खुद नेशनलाइज नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान, आप कुछ कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूंगा, सब्र करें, अल्लाह पे उम्मीद रखें। ये तो आपने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया। इंशाल्लाह जो है, क्योंकि एक महकमे की बात नहीं है, सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो अल्लाह से इस टाइम सारे सब्र कर रहे हैं, वैसे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आसानियां करे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर बहुत करें। शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी रूफी सरकार, हमारे साथ मौजूद हैं
जो कि जो है वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नावल निगार भी हैं और इसके साथ साथ पब्लिशर भी हैं। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया आपका, टीम रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आज इनसे बात करेंगे। तो हमेशा हम बात करते हैं अदब की, शायरी की, और इस टाइम जो हमारे माशरे में जो हमारे रवैये हैं उनके हवाले से भी आज इनसे बात करेंगे कि जो अदीब होता है, जो शायर होता है, वो किस नज़र से इसको देखता है और वो किस तरह लोगों अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में जो है वो चेंज ला सकता है। आजकल वैसे हमें हमारे वक्त को बड़ी ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हमारे जो लोग हैं उनको अपने रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अदब के साथ जोड़ने की बड़ी ज़रूरत है कि कुछ हम लोगों में वो तमीज़ आ सके जिसमें मुआशरे में बेहतरी लाई जा सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी बात की तायद करता हूँ मैं, और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली जो हमारा एक कंसेप्ट है, एरिस्टोटल और प्लेटो के मुताबिक उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है पोएटिक्स, बुटीका कहते हैं उर्दू तर्जुमे में उसको। तो वो कहते हैं कि जी बेसिकली जो अफलातून जिसे हम कहते हैं प्लेटो, वो कहता है कि सोसाइटी में जो रूलर्स होते हैं ना, वो होना चाहिए शुरा को और उदबा को। उससे जब पूछा गया कि ये क्या वजह है कि इसकी आप क्या रीज़न पेश करते हैं कि रूलर और जो हुक्मरान तबका है वो क्यों होना चाहिए शायर और अदीब को, तो उसका ये कहना था कि बेसिकली ये जो लोग होते हैं, एक तो ये सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और नरम दिल होते हैं, और रूलर जो है उसका जो बेसिक एक कह लें कि उसकी जो हैबिट है या उसका जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि वो अवाम उन्नास के लिए रहम दिल होता है। जब बंदा रहम दिल नहीं होता तो उसके हक में पॉलिसीज नहीं बनाता है। तो देख ले हमारी सोसाइटी में कि जो आमतौर पे लिटरेरी पर्सन या अदीब होते हैं वो हसास होते हैं, और अगर वो किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएं तो वो अवाम उन्नास का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो जो बेरहम लोग होते हैं, जो बाकी तबके जिनको माल और दौलत का लालच होता है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके जो लोग ऊपर ऐवानात में पहुंचते हैं, वो लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो अब ये तो खैर एक क्या कह लें कि यूटोपियन बात, एक फर्जी तस्वर है कि उदबा और शुरा को हुक्मरान होना चाहिए, अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल पे उनका रोल मुतय्यन किया गया वो है सर्जन ऑफ द सोसाइटी। जो शायर है वो सोसाइटी का सर्जन होता है। जिस तरह सर्जन अपने पेशेंट को तकलीफ, मिनिमम तकलीफ देकर उसके अंदर जो बीमारी, उसके अंदर जो उसकी कैंसर कह लें कि जो उसकी जो उसको निकालता है, उसकी सर्जरी करता है, साथ में उसे अपनी पेशेंट की जान भी अजीज होती है, उसको कम से कम तकलीफ भी देना चाहता है लेकिन उसकी तकलीफ दूर भी करना चाहता है। इसी तरह शायर और अदीब जो है उसका काम है कि वो सोसाइटी की जो बुराइयां हैं उनको पहले नंबर पे डायग्नोज करे, दूसरे नंबर पर उसके लिए आवाज़ उठाए, अपने कलम के ज़रिए अवाम उन्नास की जो मसाइल हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐवानों तक पहुंचाए ताकि किसी तरह उनके दुख दर्द जो है वो कम हो सके। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो शायर या अदीब होता है वो सोसाइटी का सर्जन होता है, वो माउथ पीस ऑफ द सोसाइटी भी कह सकते हैं कि वो अवाम के जो मसाइल है उनको हाईलाइट करता है, क्योंकि हर बंदे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने मसाइल जो है वो बयान कर सके या बता सके। तो ये अगर हमारे अदीब और हम लोग चाहें तो हम एक बेहतरीन जरिया बन सकते हैं, एक ब्रिज बन सकते हैं पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से पब्लिक के जो मसाइल हैं वो बहुत से, और जो माइजरीज हैं, जो गुर्बत है, जो भी जिनको फेस कर रहे हैं हमारे लोग, वो किसी हद तक कम हो सकते हैं अगर अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कन्वे किए जा सकें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बशर्ते कि हम लोग शायर और अदीब जो है इसको सिंसियर तरीके से आगे लेकर चलें और अपना फ़र्ज जो है वो ईमानदारी से अदा करें। और फिर बड़ी बात ये होती है कि जैसे फराज ने कहा था कि मेरा कलम नहीं है, मेरा कलम तो है अमानत मेरे अवाम की। तो इस तरह कलम जो है इसको अवाम की अमानत ही रखना चाहिए, इसको ज़रपरस्तों या हुक्मरानों या जो लेट क्लास के जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है सोसाइटी में, उनके हाथों गिरवी नहीं रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप हैं तो उस अवाम का हिस्सा, उठना बैठना आपका अवाम के साथ है, लेकिन जो आपकी ज़बान है वो जो मजलूम है उनकी बजाय जालिमों के हक में खुलती है और आप जालिमों को डिफेंड करते हैं, तो ये भी मुनासिब नहीं है।
तो मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी में अच्छा किरदार अदा करना चाहिए अदीब को, और इससे भी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है सोसाइटी। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अब चीज़ें जिस तरह हम लिखते हैं कि हम स्कूलों में देखते हैं, वो उस तरीके से जो है अदब को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। आप क्या समझते हैं किस तरह अदब को फ़रोग दिया जा सकता है? स्कूलों में उस तरीके से वापस इन चीज़ों को किस तरह लाया जा सकता है? एक तो आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे उस वक्त बज़्म अदब स्कूलों में होती थी, प्रोग्राम होते थे, अभी होते हैं, शायद उनकी शक्ल या फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि प्योर अदबी जो खालिस अदबी माहौल है, वो एक तो ये है कि शुरा जो मयारी और जो क्लासिकल शुरा है उनको प्रमोट करना चाहिए, और जेन्युइन शायरी जो है उसको सामने ले आना चाहिए। जो पॉपुलर शायरी या पब्लिक शायरी है जो सिर्फ ऐसे क्या कहते हैं हम कि दिल खुश करने के लिए, उससे आवाम का ज़ौक़ ख़राब होता है। तो मैट्रिक लेवल से पहले, यानी कि जब एलिमेंट्री में होते हैं, तब से बच्चों को जो ये बिलखसूस जो उर्दू के असातिज़ा हैं या आगे एजुकेशन हायर लेवल पे जो तो हमारे यहाँ बच्चों को इंग्लिश अच्छी है, होना चाहिए हमारे यहाँ देखा जाए कि बच्चा अब ज़्यादा कोशिश ये होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही आए। उर्दू आप बच्चों की देख लें, इतनी आपको वीक नजर आएगी कि आप वो लिखना भी उनको सही तरीके से नहीं आता, पढ़ना तो दूर की बात है। हाँ जी, तो ये एक वाकई अलमी। अच्छा, एक बात और है इसमें, मैं इस हद तक मैं सख्ती नहीं करता हूँ कि ज़रूर बच्चों को कम्युनिकेशन उर्दू में करनी चाहिए या उर्दू को अपने सर पे सवार। देखें, ज़बान जो भी होती है ना, वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। उस जहाँ पे आपको हमारे इदारे चूँकि इंग्लिश मीडियम है तो ऑफ कोर्स इंग्लिश सिखाते हैं, तो उर्दू में पीछे रह जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम उर्दू हमारी कौमी राब्ते की ज़बान है। तमाम जो हमारी इकाइयाँ हैं वो सारे के सारे उर्दू समझ और बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको ज़बरदस्ती इतना इम्पोज कर दिया जाए कि छोटी ज़बानें जो है वो मस्ख हो जाए, लेकिन कम अज़ कम इतनी उर्दू में दिलचस्पी और उर्दू अदब में बिलखसूस दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए। जो हमारे HODs हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स वगैरह के, या उर्दू के लेक्चरार्स हैं, टीचर्स हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि पहले वो अपना ज़ौक़ बेहतर करें, पहले अपना ज़ौक़ बेहतर करें। ये मुतालिया के बगैर नहीं होता है। तो अमीर से लेकर अब तक जो क्लासिक के शुरा हैं, अच्छे शुरा हैं, उनको पढ़ें, अदब को पढ़ें, नावल को पढ़ें, अफसानों को पढ़ें, अगर शॉर्ट स्टोरी जो होते हैं, कहानियाँ, अफसाने, उनको पढ़ें अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। पहले अपना ज़ौक़ बेहतर करें टीचर, उसके बाद वो ज़ौक़ जो है वो बच्चों में मुंतकिल होगा। तो सोसाइटी में जब क्या कहते हैं कि टीचर्स भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। जब अक्सर मैं बात दोहराता हूँ कि जब कोई मुआशरा जब जवाल का शिकार होता है तो उसके सारे शोबे जो है उन पर जवाल आता है। तो ऑब्वियसली जो टीचर्स वगैरह हैं उनके भी अपने ज़ौक़ ख़राब हैं, तो इस वजह से वो बच्चों की ठीक तरीके से आबेयारी नहीं कर सकते हैं और उनका ज़ौक़ ख़राब हो जाता है। तो अदब का फ़िरोग जो है सिर्फ शायरी का फ़िरोग नहीं है या सिर्फ कहानियाँ लिखने लिखाने। अदब तो एक वसी टर्म है, बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। सबसे पहला जो अदब है वो तो जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग है या जो कम्युनिकेशन मैनर्स है, ये भी अदब में शुमार होता है। सबसे पहले तो ये है, उसके बाद फिर लिटरेचर है, उसके बाद फिर ऐसे मैनर्स हैं, सोसाइटी में मूव करने के मैनर्स हैं, किसी से बात करने का तरीका है, पेरेंट्स से और हमसायों के साथ डीलिंग क्या है, ये भी अपना अदब में शुमार होता है। सोसाइटी में किस तरह उठना बैठना है, लोगों के साथ बातचीत किस तरह करना है, किसी को बल्ली नहीं करना, ख़वातीन की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, अपने से बड़ों और छोटे, दैट इज ऑल आई थिंक शुड बी कंसिडर्ड इन लिटरेचर एंड शुड बी प्रमोटेड थ्रू टीचर्स दैट आर इंटरेस्टेड इन। बट ऐसी सूरत हाल है कि लोग खुद ही दिलचस्पी नहीं लेते हैं, जो ऊपर लेवल पे जिनके जिम्मे ये काम है, तो जब वो खुद ही इस काम में एक्सपर्ट ना हो, उसकी एक्सपर्टीज ना हो और वो इस काबिल ना हो, तो वो आगे हमारी जो नई नस्ल है उसको ये सारी कम्युनिकेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो मज़ीद भी इनसे जानते हैं, इनकी शायरी भी सुनेंगे नाज़रीन। अभी हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की, तो महंगाई की लहर दीगर मार्केट की तरह सब्जी और फलों की मार्केट में भी सर उठाने लगी है। कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। शहरी जहां उम्मीद कर रहे थे कि सब्जियां और फल जो हैं वो सस्ते होंगे, लेकिन सब्जियां और फल जो है महंगे होने लगे हैं, क्योंकि एक ही बात सारों से सुनने को मिलती है, दुकानदार से भी, आड़ती से भी, किसान से भी, कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं,
किरायाजात बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। आज की ताज़ा कीमतों की बात करें जिसमें सब्जियों में अदरक 1000, लहसुन 320, लीमू 240 रुपये फी किलो पर बरकरार है। ये 3 सब्जियां जो हैं वो अरसा दराज से ही एक ही रेट पर फरोख्त हो रही हैं। लेकिन उन सब्जियों की बात करें जिनकी कीमत में आज के रोज इजाफा देखा गया है, जिसमें टिंडा 200 से बढ़कर 240 तक पहुंच गया है, अरवी 120 से बढ़कर 160 तक पहुंच गई है, और इसी तरह मटर भी 480 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बात करें दीगर सब्जियों की जिसमें टमाटर 120 में और सब्ज मिर्च जो है वो भी 120 रुपये फी किलो में, आलू 80 से 100 रुपये फी किलो में, और इसी तरह प्याज 60 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। और इसी तरह बात करें फलों की, फलों में अनार और अंगूर जो हैं वो पहले से 40 से 60 रुपये तक महंगे हुए हैं। अनार जो है वो 320 से बढ़कर 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। अंगूर जो है उसकी मंडी की कीमत 400 रुपये फी किलो हो गई है। मार्केट में 30 से 40 और 50 रुपये तक जायद कीमत पर फरोख्त होगा। इसी तरह आड़ू 250 तक, गरमा भी 240 रुपये फी किलो तक, और आम की बात की जाए, देसी आम सरकारी रेट की बात की जाए आम की, देसी आम 80 में और इसके साथ फजरी आम 120 में, और मौसमी चौंसा और सफ़ेद चौंसा जो है वो 160 से 200 रुपये फी किलो तक आम मार्केट में दस्तयाब हैं। इसी तरह मीठा 80 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। एक फ़र्क जो हमेशा मुल्तान शहर की मार्केट्स में बरकरार रहता है वो है सरकारी कीमत, आम मार्केट की कीमत और मंडी की कीमत है। इन तीनों चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें एक तजाद जो है वो बरकरार है। अगर हम चंद सब्जियों की बात करें जिसमें अगर हम अंगूर देख रहे हैं उसका सरकारी रेट जो है वो 355 365 है, लेकिन मार्केट में 400 से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियों में भी जो है वो काफ़ी फ़र्क है, 50 से 100 रुपये का फ़र्क जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में रहता है। और इसी तरह सब्ज़ी मंडी में भी अब जो है वो सब्जियां उस रेट पर दस्तयाब नहीं है जो सब्ज़ी मंडी से सस्ते दामों में मिल जाती थी। अब शहरियों का भी इस बारे से ये कहना है कि आम मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन अब सब्ज़ी मंडी भी बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी है, तो महंगाई की लहर जो है वो दोबारा से असर उठा रही है, जो शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील सुल्तान। अच्छा जी, शायरी की तरफ भी आ जाते हैं। अब आपकी शायरी के बारे में जानेंगे कि आप वैसे किस तरह की शायरी करते हैं। देखिए, शायर जब उसके ऊपर क्या कहते हैं कि इल्हाम उतरता है, असल में तो आपको पता है शायरी बेसिकली एक खुदादाद सलाहियत है। कोई बंदा जो है वो मेहनत और कोशिश से शायर नहीं बन सकता है, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो ख्यालात जो मुख्तलिफ आते हैं इंसान के ज़हन में, फिर इंसान जो है उसको मौजू करता है। अब डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है, सोच क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी मिजाज में बेजारी आई बैठी है, बेजारी है, तो जब मेरे ऊपर एक ख्याल उतरेगा, अब अच्छा ख्याल भी है तो मेरी जो कैफियत है उसके मुताबिक वो ढल जाएगा। अगरचे वो तरबिया होगा यानी खुशी वाला भी हो, लेकिन जब मेरे मूड के मुताबिक मैं उसको जब बयान करूंगा, उसको एक्सप्रेस करूंगा, तो देयर शुड ऑलवेज क्या कहते हैं बोरियत होगी उसमें। तो इसी तरह आपका जो सवाल है उसमें ये होता है कि मेरे ख्याल में हर शायर पे, हर स्टेज पे एक न एक बार ज़रूर हर किस्म की शायरी का उसको तजुर्बा होता है ज़िंदगी में, चाहे वो रोमांटिक है, चाहे वो मज़ाहमती शायरी है, बच्चों का अदब है, जो भी है। तो ज़िंदगी में एक न एक बार किसी की वो हिजवी लिखेगा। हिजविया शायरी, हिजविया समझती हैं? हिजविया शायरी ये होती है जब आप मैं बता देता हूँ मुख्तसर कि जब किसी के ऊपर आपको गुस्सा हो और आप उसकी बदतरीफी करें किसी कलाम में, इसे कहते हैं हिजविया शायरी। ये कसीदे का उलट है। कसीदा वो होता है जब किसी बंदे की कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप उसकी तारीफ करें शायरी में, तो उसको कसीदा कहते हैं। सही। लेकिन जब बुरी लगे बात, उसको गालियां देने का मन कर रहा हो, तो उसको कहते हैं हिजविया शायरी। तो ये हर बंदे को, यानी कि अक्सर जो बड़े शायर हैं, हर बंदे को किसी न किसी शायरी का तजुर्बा होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब किसी वक्त बच्चों के लिए नज़में तरतीब दे रहा होता हूँ, किसी वक्त गज़लें कह रहा होता हूँ, किसी वक्त नज़में कह रहा होता हूँ, तो ये हर माहौल और मूड के मुताबिक जो है वो शायरी होती है। सही। तो अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी मैंने एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। आम तौर पे ये होता है कि
ये ज़्यादातर सोसाइटी के बारे में ही है। अच्छा जी जी। तो यही खराब है आदत खरीद लेते हैं, यही खराब है आदत खरीद लेते हैं, जो बिक रही हो नसीहत खरीद लेते हैं। वाह। और यहाँ पे दीन के फतवे हैं कीमतन मिलते, यहाँ पे दीन के फतवे हैं कीमतें मिलते, कीमतन मिलते, यहाँ पे लोग शरीयत खरीद लेते हैं। और मेरे वतन में अगर ना मिले किसी को वोट, मेरे वतन में अगर ना मिले किसी को वोट, लगा के उनके भी कीमत खरीद लेते हैं। वाह। और अगला शेर है कि यहाँ किसी को भी इंसाफ मिल नहीं पाता, यहाँ किसी को भी इंसाफ मिल नहीं पाता, ये ज़रपरस्त अदालत खरीद लेते हैं। वाह क्या। और मुआशरे में है किरदार से जो आरी लोग, ये शेर बड़ा सिंबॉलिक है। मुआशरे में है किरदार से जो आरी लोग, वो लोग नोटों से इज्जत खरीद लेते हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और आखिरी शेर है, हूँ जज सहाफी मुलाजिम अदीब या मुल्ला, हूँ जज सहाफी मुलाजिम अदीब या मुल्ला, सभी को हस्बे जरूरत खरीद लेते हैं। वाह वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी सच्चाई है, अगर गहराई है इसमें, इस बात में भी है, शायरी में भी, कि आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं उनसे काफी ये वो मसला से देखें, शायर का तो काम यही होता है कि जो वो मुशाहिदा करता है। देखें शायर की जो एक तो गॉड गिफ्टेड सलाहियत के बाद जो उसकी सबसे बड़ी सलाहियत होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन पावर। एक कोई आदमी उस वक्त तक अगरचे उसके अंदर खुदादाद सलाहियत भी हो, वो अच्छा शायर नहीं बन सकता जब तक उसकी कुव्वत मुशाहिदा जो है वो पीक पे नहीं होगी। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है ना शायर का देखने का, मिसाल के तौर पर ये टेबल पड़ा है, आप इसे किसी और प्रॉस्पेक्टस से देख रही हैं, मैं किसी और प्रॉस्पेक्टस से देख रहा हूँ। तो शायर जो है वो अपना उसका प्रॉस्पेक्टस होता है, और इस हिसाब से जब वो देखता है तो फिर वो उसको आगे नज़्म करता है ख्यालात को। अच्छा ये चीज़ें हमारे यहाँ अब, क्योंकि शायरी वाकई हर बंदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड ये चीज़ होती है। लिखने की भी जो हम कहते हैं सलाहियत है, ये अल्लाह की तरफ से ही होती है। हर बंदा जो है उस तरीके से नहीं लिख सकता। समटाइम हम भी लिखने बैठे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उस तरीके से नहीं लिख पाते। तो ये चीज़ें बड़ी असर रखती हैं। जिस तरह पहले भी हमारे जितने भी हमारे बहुत अदीब शायर गुजरे हैं, उनकी बातों को समझने के लिए वाकई आपको टाइम चाहिए होता है, या आपको उनकी बातें, आप कहें कि हम लोग अक्सर कहते हैं जी उनकी शायरी हमारे सर से गुजर जाती है, वो इसीलिए गुजर जाती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। दूर क्यों जाए, यही इकबाल नाम तो हाँ जी, इलामा इकबाल साहब की तो शायरी पे कमाल, हर बंदे को नाम पता है जी। और मेरे ख्याल में अब सोसाइटी में देखें, किसी से पूछेंगे ना आम बंदे से पसंदीदा शायर का, वो फौरन कहेगा इलामा इकबाल। लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी एक शेर की भी उसको समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल आपने सही बात की। ये अदबी ज़ौक़ और एक बात होती है। खैर मैं ये नहीं कहता कि उनको पसंद है, क्योंकि पसंदीदी अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ अच्छी लगे वो उसको बंदा सब। मसलन मिसाल के तौर पर हमें कोई ब्यूटी पीस फॉर एग्जांपल पर्सन पसंद आता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके अंदर जाकर उसकी स्टडी करें और उसके बारे में डिटेल्स लें। ये तो आंखों को भाने वाली या दिमाग को भाने वाली बात है कि जो बंदा अच्छा लग गया, या कोई चीज़ है, कोई शाहकार है, पेंटिंग वगैरह अच्छी लग जाती है। लेकिन जो शायरी है उसमें कोशिश, आज इस तरह आपने कहा ना कि उसको समझना अहम होता है, सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता। तो समझने के लिए भी ज़ाहिर है फिर अहले ज़ौक़ होना ज़रूरी है। अहले ज़ौक़ होना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इसके साथ साथ शायरी में आप क्या समझते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? अगर आप लिख भी रहे हैं, अगर आप लिखने की सलाहियत रखते हैं या आप शायरी कर रहे हैं, तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो जो उसका की पॉइंट होता है वो होता है उसका जो ख्याल है, जो आपके ऊपर उतरा है, जो सोच, जो फिक्र आप जिसको आप लफ्ज़ों में परो रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। हज़ारा ख्याल आते हैं, तो ये शायर पे डिपेंड करता है वो किसको मुनासिब समझता है और उसे नज़्म करना चाहता है, उसको शायरी में बयान करना चाहता है। तो ख्याल की जो रिफ़त है वो बहुत ज़रूरी है, ख्याल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अल्फाज का चुनाव है कि अल्फाज और तराकीब जो वो इस्तेमाल करता है शायर, वो किस हिसाब से है और सोसाइटी में उन्हें कितना कबूल आम हासिल है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे को समझ भी है, जिस तरह आपने कहा है कि ना इतनी आम फहम हो कि अल्फाज इतने
तीसरे दर्जे के हों, यानी 5 दर्जे के अल्फाज हों कि जैसे जिनका तहजीब में मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि बुरे हों, लेकिन उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, मयार होता है शायरी का, ठीक है ना। ये मयारी शायरी की पहचान होती है, अच्छे अल्फाज और तराकीब। और तीसरी बात जो है वो होता है उसका वज़न या बहर। इसको ये तो बहुत ही टिपिकल ख़ास टर्म्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो शुरा समझ सकते हैं कि उसको जिस तरह तरतीब देते हैं तो उसका एक रिदम होता है। रिदम आपकी आसानी के लिए मैं उसको रिदम कह देता हूँ कि जब म्यूजिक में उसको गाया जाता है। कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्थ टिप। आज जिस फ्रूट की बात करने जा रही हूँ मैं, वो आज हम सेब पे बात करने जा रहे हैं। और सेब आपको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे हम बात करते हैं कि एक सुबह आप सेब खा लें तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी जो है वो महफूज रहेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सेब आपको किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं। एक तो इसके अंदर फाइबर जो है वो बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। सेकेंडली ये जो है वज़न कम करने में मदद देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, आपके हाजमे को बेहतर करता है, कैंसर के ख़तरे को कम करता है और इसके साथ साथ जो आपके हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी उसमें कमी में मदद देता है। दिल के जो अमराज हैं, डिफरेंट आपको बीमारियां डिजीज़ हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए जो है उसमें फ़ायदेमंद है। और जिल्द को जो है वो हाइड्रेट रखता है। स्किन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आपकी स्किन के हवाले से बहुत अच्छा है। आपके आजकल हम देखते हैं ना, ख़वातीन को बड़ा मसला रहता है कील मुहासों का, एक्नी का स्पेशली, और आपके छाइयाँ जो हैं वो पड़ जाती हैं स्किन के ऊपर। तो अगर आप सेब का इस्तेमाल करें डेली अपनी ग़िज़ा में तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रह सकती है, बहुत आप खूबसूरत भी नज़र आएंगे। अक्सर हम देखते हैं ना कि सुबह के टाइम जो है अगर आप सेब खा लें और उसके बाद अगर आप दूध पी लेते हैं तो इससे आपका कलर भी जो है वो फेयर होता है। मतलब ये भी हमारे यहाँ ना, कलर जो है वो आपका साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर सेब को हम डिफरेंट, जिस तरह मिल्क शेक जो है वो आप अपने बच्चों को बनाकर, अगर सेब वैसे नहीं खा सकते तो मिल्क शेक बनाकर दे दें। और सेब के साथ जो आपके डिफरेंट हमारी जो है डिज़र्ट्स जो हैं वो तैयार होती हैं, आपको पता है कि उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट चाट हो गए, आप उसमें भी आप सेब का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें, बच्चों को खिलाएं। अगर फ्रूट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग़िज़ा को जो है वो बहुत लाइट लेते हैं। बाकी ग़िज़ाएँ जो हैं हम बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि आपके पिज़्ज़ा हो गए, आपके बर्गर हो गए, हमारे बच्चे भी स्पेशली इन्हीं चीज़ों पे चले गए हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा की तरफ लेकर आएँ। अच्छे ग़िज़ा देंगे, हेल्दी ग़िज़ा देंगे तो वो भी सेहतमंद रहेंगे और उनकी नशो-नुमा भी अच्छी होगी। तो ये हो गई आज की हेल्थ टिप कि आप जो है वो किस तरह फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं अशरफ, अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं? क्योंकि साथ साथ हम आपकी शायरी भी सुनते रहेंगे ना, ताकि अदब की तो बातें चल ही रही हैं, बल्कि हाँ, बात को हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी शायरी की तरफ आएंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी था। जी, तो फर्स्ट मैंने जो बताया था वो था ख्याल, आपकी फ़िक्र जो इसको आप नज़म करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे अल्फाज और तराकीब का जो चुनाव है वो मुनासिब होना चाहिए। तीसरे नंबर पे टेक्निकलिटी, जो उसकी टेक्निकल टर्म है उसको वज़न में होना चाहिए। कोई ना कोई एक रिदम, जिसको मैं ये कह रहा था कि उसके अंदर रिदम होना चाहिए, यानी उसको सिंगर जब चाहे तो समूह तरीके से गा सके शॉर्टली। इसका ये यानी कि उसके अंदर रिदम होगा। आपने ज़ाहिर सुनी होंगी गाने वगैरह या गज़लें बिलखसूस, जिस तरह के क्लासिकल सिंगर जो गाते रहे हैं, जैसे नुसरत या इकबाल पानो वगैरह, मुनी बेगम। तो गज़ल की जो गायकी होती है उसके अंदर एक रिदम होता है ख़ास तौर पे। गाने जो होते हैं नॉर्मली उसके अंदर तो उतार चढ़ाव हो जाता है, मतलब है जो सिंगर है वो भी उसके अंदर रद्दो बदल कर सकता है, लेकिन जो गज़ल की गायकी होती है ना, उसके अंदर एक रिदम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि शायरी की तीसरी जो बुनियादी चीज़ है वो उसका रिदम है, उसकी बहर और वज़न में होना चाहिए। फिर उसकी जो आगे चीज़ उसकी प्रेजेंटेशन है कि उसको आप किस तरह लोगों के सामने रखते हैं और पेश किस तरह करते हैं। यानी हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि
बयान करने का अंदाज ये तो आप समझ गई होंगी। एक तो होती है खुद पढ़ना या शायरी किताब छपवा देते हैं आप, लेकिन बेसिक चीज़ जो वही है कि उसको अवाम उन्नास के लिए काबिल कबूल भी होनी चाहिए और उसकी जो सारे की सारी खसूसियात हैं, उसकी गुडनेस जो है वो सामने आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर शेर आपने एक बहुत अच्छा कहा है, लेकिन उसके अंदर अल्फाज आपने ऐसे इस्तेमाल कर लिए जो ऑड है, जो आम बंदे को या किसी भी अदीब को समझ नहीं आ रहे या शायरी अहले ज़ौक़ को समझ नहीं आ रहे, तो वो आपका जो शायरी का मकसद है वो फौत हो गया। तो कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको कन्वे करने का पैगाम उसके अंदर जाना चाहिए ताकि समझ भी सके। क्या सुना रहे हैं आप? बोल रहे हैं आप? चलो आपको एक गज़ल में और सुनाता हूँ। ये अभी चंद दिन पहले कलाम हुआ है, ये ज़रा मुख्तलिफ कह लेंगे। जो काम सोच से भी हो बईद करता हूँ, जो काम सोच से भी हो बईद करता हूँ, बसद खुलूस अजियत खरीद करता हूँ। और मैं अजियतों से खेलता हूँ जी भर के, मैं अजियतों से खेलता हूँ जी भर के, मैं लुत्फ लेता हूँ लज्जत कशीद करता हूँ। और जो रह रवाने हवस मेरे पास आते हैं, जो रह रवाने हवस मेरे पास आते हैं, मैं तजर्बों से उन्हें मुस्तफीद करता हूँ। और ये शेर बहुत उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। ये तो जैसे कहते हैं ना कि कॉमन रोमांटिक शेर है कि मेरी तो खैर है आदी हूँ चोट खाने का, मेरी तो खैर है आदी हूँ चोट खाने का, बिछड़ के खुश रहोगे मैं उम्मीद करता हूँ। वाह क्या बात है। मेरी तो खैर है आदी हूँ चोट खाने का, बिछड़ के खुश रहोगे मैं उम्मीद करता हूँ। खुदाए रंजो अलम मेहरबान है रूफी, और खुदा से फिर भी तकाजा मजीद करता हूँ। वाह क्या। अच्छा शायरी में हम कहते हैं कि मोहब्बत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा सही है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि किसी देखा जाए तो मोहब्बत ही शायरी की जो बेस है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से यूटिलाइज किया है। नॉर्मली जो आमतौर पर या तो शायरी मोहब्बत की तरफ ले जाती है या मोहब्बत शायरी की तरफ ले जाती है, ये तो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इसकी मुख्तलिफ आगे फिर तशरीहात हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इश्क मजाजी होता है, फिर वो आगे चलता चलता इश्क हकीकी की तरफ चला जाता है। इस तरह शायरी की भी स्टेज है कि आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ पैदा हुआ, फिर आपके अंदर का शायर जो है वो बेदार हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप शायर बन नहीं जाते, क्योंकि शायरी जो ऑलरेडी आपके अंदर होता है उसका जो उनसर होता है, तो फिर आपने उसको शेर कहना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आता है कि वो चीज़ जो है जिसके लिए आप शायर बने थे वो सेकेंडरी हो जाती है। बहुत बहुत कम हुआ है ऐसा कि जिसके लिए आपने मतलब किसी के इश्क में या किसी के प्यार में शायरी की तो फिर आखिर दम तक आप वहीं रहे और उसी हद तक रखा अपने आप को, ऐसा होता नहीं है। फिर वो एक वक्त ऐसा आता है वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, आप कहीं आगे बढ़ जाते हैं। आप आगे बढ़े न बढ़े शायरी आपकी आगे बढ़ जाती है, उसके अंदर ऐसे ख्यालात और ऐसी स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं कि फिर आपका वो जो पर्सपेक्टिव है वो पीछे चला जाता है। फिर कारी जो आपका है, जो आपका शायरी का समझने वाला है, अहले ज़ौक़ है, फिर उस पर डिपेंड करता है वो आपकी शायरी को किसी और नुक्ता नज़र से देखता है। तो ये चीज़ जो है शायरी। अच्छा अभी हमने जैसे जनावाला में भी एक वाक़या हुआ है, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने जिस तरह रवैयों को बात की कि अदीब किस तरह देखते हैं या अदीब उसमें किस तरह जो है उस चीज़ में अपनी शायरी के ज़रिए या अपने लिखने के ज़रिए जो है मैं समझती हूँ उसमें किस तरह उनको आप देखते हैं। ये जो अभी जो वाक़या हुआ, अब इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने देखा आए दिन हो भी रहे हैं। ये एक तो वाक़यात की पूरी सीरीज है। हाँ मतलब एक वाक़े को हमने जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात 20 साल से ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये लिटरेचर सेट की बात है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो सोसाइटी है ना, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो है मजहब। तो मैं ये समझता हूँ कि मजहब को जब तक ड्राइविंग फोर्स बनाए रखेंगे
तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, इनकी रोकथाम नामुमकिन है। कभी मज़हब की बेस पे होंगे, यानी कि अब ईसाइयों और मुसलमानों का या हिंदुओं और मुसलमानों का होगा, कभी मसलक की बेस पे होंगे जैसे शिया सुन्नी का तजाद होता है, कभी इलाकाई बेस पे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ना एक मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ कि कुछ लोग तो मज़हब पे अमल करते हैं, उनका तो हम करते हैं एहतराम, लेकिन कुछ लोग मज़हब का नशा करते हैं। तो मज़हब का नशा क्या है? वो आप उसको अपने ऊपर इस तरह सवार कर लेते हैं, फिर आपको ये नहीं नज़र आता कि सामने गलत है या बंदा सही है, या उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करते, फिर हम अंधाधुंध चढ़ाई कर देते हैं। इसमें हमारे जो वाइज़ीन और जो मुबल्लिग हैं, जो मुकर्रर हैं, ना खानदा मैं उन्हें कहता हूँ, उलमा नहीं होते वो लोग, ऐसे अपनी चर्ब ज़बानी से और तेज़ बयानी से लोगों के अंदर उन्होंने इतनी शिद्दत से मजहबियत और सस्ती जज्बातियत भर दी है कि आप अकल की बात भी करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, वो बगैर सोचे समझे अपना रद्द अमल देंगे और शदीद रद्द अमल देंगे। ये इसी का अल्टीमेटली नतीजा, ऐसे ही वाक़यात होते हैं। तो मज़हब की जगह पे जो रूल ऑफ लॉ है उसको ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में। तो इसमें हमारी जो स्टेट है कुछ उसका भी कसूर है कि उन्होंने इस हद तक अवाम को सेंसिटिव और वो बना दिया है कि अब लोग जो है वो दुरुस्त बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे मजीद भी बात नहीं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह आजकल बुक्स के हवाले से जो है ना लिखने वाले भी बड़े कम होते जा रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ जिस तरह महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम देखते हैं जो बुक्स की तरफ आना है वो यही कहते हैं कि जी पेज जो है वो महंगा कर दिया गया है। अब हमारी उस तरीके से जो है पब्लिशर्स जो हैं उनकी भी बड़े मसाइल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मेरा जो बुक से वास्ता दो हवाले से है, बल्कि मेरा तो फील्ड है। एक तो बतौर एक कारी, जब मैंने मतलब हम प्राइमरी से जब ऑनवर्ड गया तब से रीडिंग का शौक़ है, तो बुक्स ख़रीद कर पढ़ना एक तो उस हवाले से। उसके बाद फिर ज़ाहिर ऑनवर्ड बहुत सारी किताबें पढ़ी, नावल। उसके बाद अभी तकरीबन 8-10 साल हो गए पब्लिशिंग से भी वाबस्ता हूँ। तो आपकी बात ठीक है कि पहले जैसी सूरत हाल नहीं रही है, और अगर तो जब कमर्शलिज्म की बात करें तो ज़ाहिर पेज तो बहुत महंगे हो गए, किताबें छपवाना भी एक बहुत बड़ा काम है। और आजकल फिर एक बात और, इतनी मयारी शायरी भी नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, लोग 100, 200, 50 किताब छपवा लेते हैं और दोस्तों में तकसीम कर देते हैं तो इस तरह वो सारे किताब बन जाते हैं। सही है। तो दूसरा ये होता है कि जो बड़े बड़े पब्लिशर हैं ना, वो मयारी किताबें छापते हैं और वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। ज़ाहिर बड़ी पार्टीज होती हैं, लाखों के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं, तो जो बड़े शोरा हैं से फिर उन्हीं से रब्ता करते हैं। तो आम कारी में जो किताब का ज़ौक़ है उसकी ख़त्म होने की एक वजह तो मोबाइल है, ऑब्वियसली आप जानती हैं, सारा कुछ आपकी स्क्रीन पे एक 1 टच के दूरी पर दस्तयाब है। तो जो जिन लोगों ने पढ़ना होता है वो भी, मतलब पहले एक तो बात आपने दुरुस्त फरमाई कि ऑलरेडी सोसाइटी में रीडिंग का शौक ही नहीं है इतना। 5 से 10% लोग जो है वो पढ़ते हैं। अब उस 5 से 10% में फिर भी लोग 500 का या 1000 का एडिशन छपवाते थे किताबों का, और मोस्टली 80% 90% बिक जाती थी। अब उसमें से भी जो कारी जो है वो 70% मोबाइल पे शिफ्ट हो गया। PDF पे इंटरनेशनल बुक्स मिल जाती हैं, फ्री में मिल जाती हैं, और ज़ाहिर है कि अब वो मोबाइल पे जब शिफ्ट हो गए तो फिर पेपर जो बुक है ना, वो पेपरलेस रीडिंग पे बात आ गई है। पेपर बुक और वो सारी चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई है। अभी भी एक नस्ल है, कह लें कि जो हम लोग हैं, तो एक पेपर के साथ एक रोमांस है। हम लोग जब किताब पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं कि किताब हाथ में लेना बजाते खुद एक रोमांस है। ऐसे ही है। तो जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो उसके महसूस कर सकते हैं। तो ये एक बड़े एक रोमांटिक थिंग है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ये एक गलत फहमी है। हाँ, ओवरऑल ये बात ठीक है कि किताबें पढ़ने वाले लोग कम हैं, लेकिन पेपरलेस रीडिंग का ये मतलब नहीं है कि किताब पढ़ने वाले कम हो गए हैं। किताब पढ़ने वाले लोग हैं, और बल्कि
कुछ लोगों के अंदर, कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ शुरा और अदीब ऐसे हैं जिन्होंने उसके अंदर ज़ौक़ पैदा किया है और दिन ब दिन लिटरेचर पढ़ने वालों की तादाद या बुक पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है कि बुक पढ़ने वालों की तादाद जो है ना वो कम हो गई है, क्योंकि रीडिंग जो है वो तो ऑलरेडी ई बुक रीडर या उस पर शिफ्ट हो गई है ना, ऐसे ही है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है, लेकिन लोग पढ़ते हैं बहरहाल और मयारी शायरी पढ़ते हैं। मयारी शायरी। अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अच्छा, इस वक्त क्योंकि मैंने कहा चले आपसे जाते हुए एक और कुछ भी आपसे सुना जाए। नज़्म आपको सुना देता हूँ, आप कहते हैं जी। अच्छा अच्छा, आप तब तक ढूंढ ले, मैंने कहा शायरी के साथ साथ जो है हो गया। नहीं आप करें, मैं तब तक। अच्छा, तब तक ये ढूंढ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो है शायरी के साथ भी अभी आजकल देखते हैं वैसे लोगों का जो है वो स्टेटस की तरफ भी होता है ना, कि अच्छा कुछ आपने अपनी पिक्चर के साथ जो है वो अच्छी शायरी जो है वो लाजमी ऐड कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपकी पिक्चर के साथ साथ स्टेटस भी जो है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं ये आजकल ये हमारे यहाँ ये चीजें भी बड़ी है ना, कि अच्छा कोई भी आपने बात समझानी हो या इजहार करना हो तो वो आप समझते हैं कि यार अगले बंदे को मेरी ये बात समझ आ जाए, तो आप शायरी क्योंकि कुछ अशार जो है ना वो आप साथ अटैच कर देते हैं। आपकी बात बड़ी अच्छी है। और एक मैं अगर इसका पॉजिटिव पहलू देखूँ ना, तो इसकी वजह से लोगों की शेर व अदब में दिलचस्पी बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी, कॉमन पीपल जो है ना वो भी इस वजह से शायरी में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरा भी ये होता है कि मैंने अपनी कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो मैं कुछ ऐसी अच्छी शायरी जो मुझे अच्छी लग रही हो, तो ये एक हवाले से तो बहुत अच्छा है कि लोगों के अंदर अदबी ज़ौक़ पैदा हो गया है, लोग इसकी तरफ आने लगे हैं। तो मैंने अक्सर देखा जिन लोगों को पहले दूर दूर तक शायरी से वास्ता भी नहीं होता था, लेकिन अब जो है भी अब फोटो के साथ एक दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप जानते हैं कि एक तो ज़ौक़ पस्त हो जाता है, फिर मयारी शायरी नहीं होती, फिर लोग फोकस करते हैं कि शायरी से ज्यादा फोटो पे फोकस करते हैं। मतलब ये तो चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल इसने ना ज़ौक़ बढ़ाया है, लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा की है जी। तो नज़्म जो है ये मुझे मिली है, इस नज़्म का उन्वान है कॉफी। जी तो खासी रोमांटिक है, आपको पसंद आएगी, एक कार है इनको भी पसंद आएगी। वो क्या दिन थे मुझे उससे मोहब्बत थी, वो क्या दिन थे मुझे उससे मोहब्बत थी, जब उससे राब्ता रहता था हर एक पल, मुसलसल वो मुलाकातें कभी वो फोन पर पाते। और वही दिन थे जब एक दिन ये कहा मैंने, तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे काफी पसंद आई। वाह। तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे काफी पसंद आई। तो वो कहने लगी मुझसे किसी दिन, आपको फिर एक कप कॉफी का मैं ऐसा पिलाऊंगी कि जिसका जायका भी मुनफरिद होगा। और बड़े ही शौक से पूछा था मैंने, खास क्या होगा तेरे कॉफी के कप में। तो अदाए खास से उठकर वो मेरे पास आई और बोली, जब पिएंगे तो पता चल जाएगा उसकी लताफत का। वो टकराएगा जब लब से तो फिर एहसास होगा आपको मेरी मोहब्बत का। वाह। अच्छा, मोहब्बत का जो जिक्र आया तो बातें चल पड़ी फिर दूसरी ही समत को, मौजू बदला और फिर किस्सा पुराना हो गया। दोनों फिर अपने रास्ते चलते गए, सदियां गुजरती ही गईं, हमें जुदाई पड़ गई, लेकिन उसे मैं भूल जाने की जसारत कर नहीं पाया। वाह। उसे मैं भूल जाने की जसारत कर नहीं पाया। अचानक फिर गुज़श्ता कल किसी ने मुझसे पूछा कि सुने काफी पिएंगे। अचानक फिर गुज़श्ता कल किसी ने मुझसे पूछा कि सुने कॉफी पिएंगे। तो मेरी आंखों में वो मंजर उतर आया। झटक कर हाथ मैंने ये कहा उससे, मोहब्बत हो या कॉफी हो मुझे बेमहर लगती हैं, मुझे ये जहर लगती हैं। मुझे ये जहर लगती हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज का अंदाज जो है वो नज़्म का डिफरेंट होता है, गजल का एक डिफरेंट होता है। तो ये चीजें बड़ी होती डिफरेंट ही हैं, लेकिन इनको भी समझने के साथ साथ हम समटाइम इनको मिक्स ही कर देते हैं। अच्छा, इनसे मजीद भी जानते हैं, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट है हमारे पास। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि
बिलखसूस जो पहले तो कारी के लिए और जो आम नाजरीन है उनके लिए मैसेज ये है कि अदब में दिलचस्पी पैदा करें, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ठीक है, तो हर हवाले से सोसाइटी में अदब परवान चढ़ेगा तो हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी और इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और जो अदीब हैं उनके लिए तो मेरा यही पैगाम है कि वो अपना पार्टिसिपेट करें और पीछे हट कर ना बैठें। इस वक्त हमारे अदीबों को फ्रंट पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है वो अपने ज़वाल के उरूज पे है। हम लोग पस्ती के इंतहा पे पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त वो शायर ने भी कह रखा है कि पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, तो ये घड़ी माशर की है, तू अरसा माशर में है। पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। अगर शायरों के पास, अदीबों के पास अपना स्टेटस और अपना मकाम उन्होंने बचाना है तो आगे आना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा, वरना सोसाइटी जो है वो बिल्कुल इस तरह पस्ती में गिरती है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।